कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या सच में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार को बड़े फैसले लेने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, या फिर ये सब पूरा बकवास है? आपको बता दें कि देश भर में अब एक चर्चा ज़बरदस्त शुरू हो गई है। ये चर्चा लोकसभा से लेकर राज्यसभा और राज्यसभा से लेकर के बिहार के दोनों सदनों में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में जो सरकार बनी है, उस सरकार के बने 100 दिन के आसपास होने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बजट सत्र शुरू हुआ, और बजट सत्र शुरू होने के साथ साथ दोनों ही सदनों में, चाहे वो बिहार की बात कर लें या फिर दिल्ली की बात कर लें, इन सभी सदनों में एक ही चर्चा है बिहार के चुनाव को लेकर के, और बिहार के चुनाव को लेकर के और उसके बाद आने वाले समय को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के रुख को लेकर के अब एक अलग तरह की चर्चा छिड़ गई है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के देश भर में एसआईआर को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं, और ख़ास करके कुछ ऐसे राज्य हैं जहां एसआईआर का कोई चर्चा नहीं है, जो भाजपा शासित राज्य हैं। इन सभी बातों में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, और नीतीश कुमार के ऊपर एक बार फिर से गैर भाजपाई दलों का ध्यान आ गया है। आपको बता दें कि कल ही एक चर्चा के दौरान जिस तरह से कमल हसन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त सत्र में दिए अपने अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपनी बात रखी, और वहीं तेजस्वी यादव ने भी बिहार में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर जब अपनी बात रखी, तो लगभग बातें एक समान थी। कमल हसन ने अपने भाषण में एसआईआर का मुद्दा उठाया, और इस साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए बड़ी चिंता पेश की, और कहा कि ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा खेल हो रहा है। हसन ने कहा कि मतदान का अधिकार ही जांच के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने सदन में कहा, हम वोट डालना चाहते हैं सर, और आयोग हमारे वोट के अधिकार की जांच कर रहा है। लोगों को बर्तनी और पते जांच करके सामना करना पड़ रहा है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे एक मतदाता मतदान से वंचित हो रहा है। एसआईआर प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कमल हसन ने बिहार का मुद्दा उठाया और कहा कि बिहार कई जिंदा मुर्दों की भूमि बन गई है, और हम नहीं चाहते हैं कि यह बीमारी पूरे देश में फैले। दरअसल कमल हसन का कहना यह था कि इस एसआईआर के माध्यम से वैसे लोगों को जो भाजपा के वोटर नहीं हैं, उन्हें जिंदा रहते हुए भी मुर्दा घोषित कर दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, और इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सत्ता से कभी ना हटे, जबकि जनता उसे सत्ता से बेदखल करना चाहती है। अब वोट को ही अगर वैध और अवैध की श्रेणी में रख दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। दरअसल कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आई थी कि बिहार में एसआईआर के दौरान जिंदा मतदाताओं को मृत बना दिया गया था, और इसको लेकर के आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने उन लोगों के जिनके नाम कटे थे उनको लेकर के एक बैठक भी किया था, और नाश्ते पर उनके साथ मुलाकात करके बताया था कि ये सारे लोग मुर्दा हैं जो जिंदा हमारे साथ में बैठे हुए हैं। कमल हसन ने कहा कि चुनाव आयोग इस समस्या को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से इस बिहार वाली बीमारी को प्रसारित करके सुविधाजनक बना रहा है, जिससे कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा सके। कमल हसन ने कहा कि एसआईआर जीवित मृतकों की स्पेल चेक कहानी है। उन्होंने तर्क दिया कि मामूली गलतियों को अयोग्यता के रूप में लिया जा रहा है, और ऐसे में एक नागरिक को उसके सबसे बड़े अधिकार, वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। उसने बरतने की गलतियों को केवल भाषाओं के लिए अभिशाप और आधुनिक साहित्य विषय वस्तु के पक्ष में उन्हें माफ़ कर देता है। ऐसे में इंटरनेट कहता है कि चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं करता। आप समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा सा नाम में मिस्टेक हो गया, ए की जगह पर कुछ और आ गया, डबल ए आ गया, या ई की जगह पर आई आ गया, तो ऐसी स्थिति में आप वोट से वंचित हो जाएंगे। मक्कल निधि मय्यम पार्टी के संस्थापक कमल हसन ने चेतावनी दी कि अगर यह मुद्दा उनके गृह राज्य तमिलनाडु तक पहुंचता है, तो इसका पैमाना क्या हो सकता है। उन्होंने साफ तरीके से कहा
कि हमें डर है कि तमिलनाडु में कागजों पर जल्दी ही लगभग 1 करोड़ जीवित मृत हो सकते हैं। जिनके नाम काटे गए हैं उन्हें फिर से मतदान का अधिकार मिले। सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे को सिर्फ कमल हसन ने नहीं उठाया है, बल्कि ये मुद्दा पूरे देश भर में उठा हुआ है। इससे लेकर के आपको बता दें कि जो गैर भाजपाई दल है या भाजपा के साथ एनडीए में भी हैं, उन्होंने भी सवाल किया है। चंद्रबाबू नायडू ने तो अपने राज्य में 1 साल पहले कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव अभी हमारे यहाँ देर है, लेकिन आज ही हमारे यहाँ ये एसआईआर का काम ख़त्म कर लिया जाए। इसका मतलब सीधे सीधे है कि उन्हें भी इस बात का डर है कि उनके भी राज्य में वोटों के अधिकार पर कहीं ना कहीं हमला हो सकता है। इस पूरी कहानी को आधी अधूरी, अधपकी और अवैध चुनावी विजय के अलावा इसे कुछ नहीं मान रहे हैं कमल हसन। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर के ममता बनर्जी भी न्यायालय गई थी। कमल हसन की बात का विपक्षी सदस्यों ने जोरदार तरीके से मेज थपथपाकर स्वागत किया। कमल हसन के बगल में बैठे राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भाषण के बाद उनके साथ हाथ मिलाकर शाबाशी दी। लोकतंत्र का मतलब विजय नहीं होता, लोकतंत्र में कोई विजय प्राप्त नहीं करता और लोकतांत्रिक भारत का यह विशाल रथ आगे बढ़ता रहेगा। इस बात को कह करके कमल हसन ने कहीं ना कहीं एक नया सोच दे दिया और बिहार वाले चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सीधे तौर पे लोकतांत्रिक जो जनादेश है उसमें रौंदने की कोशिश की जा रही है। इसको क्या रौंदना चाहिए, उन्होंने एक सवाल भी पूछा और इन सवालों का जवाब वो सभी से पूछ रहे हैं जो गैर भाजपाई दल हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अपने भाषण में कमल हसन ने व्यक्तिगत यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने सिनेमा से राजनीति तक और तमिल इतिहास से अपने जुड़ाव की बात भी रखी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक तो ये कहानी है, दूसरी कहानी बिहार में चल रही है। बिहार में तेजस्वी यादव सहित जितने भी गैर भाजपाई दल हैं उनमें से अधिकांश ने एसआईआर के मुद्दे को कहीं ना कहीं गलत ठहराया है। हालांकि जीत एनडीए गठबंधन की हुई है, लेकिन अब जो सामने बात आ रही है उसमें ममता बनर्जी, जिन्होंने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन को लेकर के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत हैसियत से रिट याचिका दायर की थी। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उनके राज्य को निशाना बना रहा है और वहां के लोगों को बुलडोज किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष पेश होने से पहले बनर्जी लगभग 3 घंटे तक कोर्ट रूम एक में ही भरी हुई दर्शक दीर्घा के चुपचाप अपनी बात का इंतजार करती रहीं। अदालत में ममता का दिन सुबह 10:05 बजे शुरू हुआ। जब उनकी गाड़ी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य द्वार से भीतर दाखिल हुई, उनकी मौजूदगी की पुष्टि करते हुए उनके नाम का गेट पास बनाए जाने के कारण सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई थी। एक्सप्रेस ने लिखा है कि हालांकि उनकी गाड़ी सीधे चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम नंबर 1 की सीढ़ियों के पास खड़ी थी, लेकिन बनर्जी के बगल की सीढ़ियों से जाने का विकल्प चुना। इससे उन्हें अदालत के गलियारों से लेकर लंबी पैदल यात्रा दूरी तय करनी पड़ी। इस बात को लेकर के उन्होंने वकीलों का अभिवादन भी किया और तुरंत आगे की पंक्ति में बैठने के बजाय दर्शक दीर्घा में जाकर बैठी। दोपहर 12:50 पर आमतौर पर अदालत लंच ब्रेक के लिए उठने ही वाले होते हैं कि पश्चिम बंगाल के कानूनी टीम ने मामला सीजेआई के समक्ष मेंशन किया। आइटम नंबर 37 मैडम ममता का है। सीजेआई ने कहा कि और इसे जोड़ने की भी अपील की। सुनवाई कुछ ही मिनट में होगी। ये भी बातें अब सामने आ गई। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने दलीलें शुरू की और कहा कि मसौदा मतदाता सूची में कई तार्किक विसंगतियों, बंगाली में से अंग्रेजी में अनुवाद के अंतर के कारण है। 2003 की मतदाता सूची बंगाली में है, जिसे मौजूदा पुनरीक्षण के लिए अंग्रेजी में अनुवादित किया जा रहा है। वकीलों ने दत्ता जैसी वर्तनी के अंतर का उदाहरण भी दे दिया और यही बात आप समझ लीजिए कि कमल हसन ने भी कही। उन्होंने कहा कि भाषाई अंतर होने के कारण कई चीज़ें बदल सकती हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में समझ से परे हो जाती हैं। यानी सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों के नाम अगर उनके कागजात से नहीं मिलान होते हैं तो ऐसी स्थिति में वर्तनी की अशुद्धि उन्हें वोट से वंचित कर सकती है। अब सीधे तौर पे ये बात समझ लीजिए कि ये पूरा मामला एक बार फिर से
लोकतांत्रिक प्रक्रिया और इस देश के संविधान पर सवाल खड़े कर रहा है। ममता ने नामों के मेल न खाने के कारण बाहर किए गए आम मतदाताओं का जिक्र करते हुए कहा कि दरवाजे के पीछे न्याय रो रहा है। उन्होंने बेटियों के ससुराल चले जाने और घर बदलने के बाद पूरे परिवार के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के उदाहरण भी दिए हैं। जिस तरह के उदाहरण ममता बनर्जी ने दिए हैं उसने कहीं ना कहीं चौंकाया जरूर है। हमें न्याय नहीं मिल रहा है ये कह करके उन्होंने और भी एक बड़ी बात खड़ी कर दी। ममता बनर्जी ने अदालत में कहा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमने सभी विवरणों के साथ ईसीआई को 6 पत्र लिखे लेकिन कोई जवाब हमें नहीं मिला। यानी इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने सीधे सीधे उंगली उठा दी। अब 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बीएलओ मरे और उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि सीईओ मेरी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब सीधे है कि कहीं ना कहीं दबाव दे करके जो बीएलओ हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है और 100 से ज़्यादा लोगों का इस एसआईआर के बाद मौत कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसमें खामियां तो हैं। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि इस अदालत ने आदेश दिया कि आधार कार्ड को शामिल दस्तावेज में रखा जाए, लेकिन उन्होंने माना कि अन्य राज्यों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्टर्ड कार्ड, सरकारी आवास कार्ड, हेल्थ कार्ड, जाति प्रमाण पत्र की अनुमति है। यानी सीधे तौर पे इसमें त्रुटियां थी और इसको सुधारने के लिए अदालत तक पहुंचना पड़ा। सीधी तौर से ये कहा जाए तो कहीं ना कहीं भारत लोकतांत्रिक देश है और सबको वोट देने का अधिकार है। इस अधिकार से ही वंचित चुन चुन करके लोगों को किया जाए। जो भाजपा के वोटर नहीं है वैसे लोगों के नाम हटाए जाए तो निश्चित रूप से ये एक चिंता का कारण जरूर है। और वो लोग भी अब इस बात के लिए सचेत रहे जो भारतीय जनता पार्टी के समय वर्तमान में हैं, लेकिन कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी जहां थोड़ी मजबूत होती है वहां अपने साथियों को भी नेस्तनाबूद कर देती है। कई उदाहरण उसके सामने से देखे गए हैं, चाहे वो शिवसेना की बात कर लीजिए या फिर कांग्रेस की बात कर लीजिए या अन्य क्षेत्रीय दलों की बात कर लीजिए। उनका कई दलों का तो आज के डेट में कोई नाम लेवा तक नहीं रहा। सीधी तौर पे आप बात कर लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कर रही है और इसके लिए बिहार को अगर देखा जाए तो प्रयोगशाला बनाया गया था। ये साफ तौर पे गैर भाजपाई दलों का मानना है कि बिहार ने इसके लिए छूट दी, बिहार के लोगों ने इसकी छूट दी और नीतीश कुमार उनके साथ खड़े रहे। ये सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। अब नीतीश कुमार के लिए भी एक मौका है कि वो आगे सोचे। हालांकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह के परिणाम आए हैं उससे साफ लगता है कि जनता ने स्वयं वोट दिया है, लेकिन जब विपक्ष इस सवाल को खड़ा करता है तो एक चिंता और शंका जरूर पैदा होती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर क्या कुछ करते हैं। हालांकि वो अस्वस्थ हैं, व्हील चेयर पर आ रहे हैं, सदन में कितनी बार वो गरजेंगे, कितनी बार वो सत्ता पक्ष का विरोध करेंगे, ये सारी बातें देखने लायक होगी। लेकिन देश भर में एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है और सारी उंगलियां नीतीश कुमार पर खड़ी हैं क्योंकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और समाजवाद के एक जीते जागते उदाहरण माने जाते हैं। नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार को लेकर के देश भर में सभी की निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। आज के इनसाइड स्टोरी में हम यहीं से विदा लेते हैं क्योंकि जिस तरह के सवाल एक बड़े फिल्म स्टार के साथ साथ समाज सेवी कमल हसन ने खड़े किए हैं, ममता बनर्जी ने कोर्ट में किया है और बाकी के राज्यों में भी हो रहा है, जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी कर रहे हैं, तो क्या बिहार में भी नीतीश कुमार इस विषय पर एक गंभीर सोच के साथ कुछ आगे की रणनीति और प्रक्रिया पर काम करेंगे? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।